हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर एटनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर नियर अबाउट 18 से 20 लेक्चर कवर कर लिए। ठीक है, 18 to 20 लेक्चर्स कवर कर लिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का एंड वाला लेक्चर है, एकदम लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, कल ही हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल है बर्नौलीज थ्योरम के, वो भी मैंने अपलोड कर ली है। अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैप्टर का, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। तो वहां से जाके ये पूरे लेक्चर जो है वो देख लीजिए। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के अंदर नियर अबाउट इसके जो है वो नियर अबाउट 5 एप्लीकेशन है, 4 से 5 एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है। ठीक है, सो वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो ई फ्लक्स, एक्चुअल ई फ्लक्स क्या होता है मैं तुम्हें वो समझा देता हूं। ई फ्लक्स का मतलब होता है फ्लूइड फ्लो आउट। ठीक है, किसी चीज से फ्लूइड अगर बाहर निकलता है तो उसे ई फ्लक्स कहता है। ठीक है, सो इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, टोरी सिली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब समझते हैं ई फ्लक्स में उन्होंने क्या किया, किस तरीके से इस ई फ्लक्स को बनाया। उन्होंने क्या किया, एक टैंक लिया, कुछ इस तरीके का वो टैंक था। ठीक है, और इसको एक ओपनिंग दी एट द एंड की तरफ क्या दी, ओपनिंग दी। ठीक है, सो अब इससे क्या होगा, सपोज मान लेते हैं इसके अंदर पूरा ऐसा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला अपर साइड जो है, यहाँ पे एरिया बड़ा है और ओपनिंग पे एरिया छोटा है, मतलब यहाँ पे एरिया A2 छोटा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो A2 इज सॉरी A1 इज ग्रेटर देन A2। तो A2 का जो एरिया है बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से फ्लूइड ऐसा कुछ इस तरीके से बाहर आएगा। सही है, इस तरीके से बाहर आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा, फ्लूइड बाहर आएगा। तो जब यहां पे जो वेलोसिटी रहेगी, यहां पे वेलोसिटी रहेगी v1, यहां पे वेलोसिटी रहेगी v2। क्योंकि एरिया छोटा हो रहा है, यहां पे एरिया छोटा हो रहा है, तो कौन सा वेलोसिटी बड़ा रहेगा, v1 की v2 ग्रेटर रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी v2 इज ग्रेटर देन v1। यहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी और यही वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये ओपनिंग पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और टैंक के अंदर भी जो प्रेशर रहेगा, यहां पे भी जो प्रेशर रहेगा, मान लीजिए P0 इतना ही प्रेशर है। और हमें काय का वैल्यू निकालना है, V2 का। काय का वैल्यू निकालना है, V2 का, दैट इज स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही समझाया तुम्हें, फ्लूइड फ्लो आउट। जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तब उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, V2। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक का नाम क्या है, बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। मतलब यहाँ पे क्या लग सकता है, बर्नौलीज थ्योरम लग सकता है। सही है, कल ही हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ लिया है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। सो बाय बर्नौलीज, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, सो प्रेशर एनर्जी ऑन पॉइंट, मान के चलते ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये वाला जो पॉइंट है सपोज टू बी 1 है और ये वाला पॉइंट जो है सपोज टू बी 2 है। ठीक है, सो 1 पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, प्रेशर कितनी है, P0। ठीक है, ये होगी P0। अब 1 पॉइंट पे ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 रो v², बराबर है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो 1/2 रो v1² प्लस ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रो g। लेकिन हमको हाइट भी तो होनी है, सपोज मान लेते हैं यहां से यहां तक फ्लूइड की हाइट जो है वो h है, तो रो g h इज दैट अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया पूरा 1 पॉइंट पे। ठीक है, 1 पॉइंट इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे पोटेंशियल सॉरी प्रेशर एनर्जी कितनी है, P0 ही है। यहाँ पे ओपनिंग पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रही है। ठीक है, अब मुझे बताइए आप, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, 1/2 रो v2² रहेगी, बराबर है, v2² रहेगी। अब मुझे बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी क्या, नहीं रहेगी, 0 रहेगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 2 पे 0 रहेगी, क्योंकि हाइट यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है।
जहां हाइट होती है वहां पोटेंशियल होती है, ठीक है, और जहां वेलोसिटी आती है वहां काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताइए काय का वैल्यू निकालना है, V2 का। तो V2 का अगर वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन के अपना जो इक्वेशन बना, मान के चलते ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन के अंदर हर जगह V2 चाहिए, तभी V2 निकल सकता। तो मतलब ये है कि इस V1 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस कैसे करोगे? बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 बराबर है। सो मुझे बताइए यहाँ पे v1 इज इक्वल टू क्या होगा? v1 इज इक्वल टू होगा, देखो v1 को इधर ही रखेंगे, सो a2 बाय a1, ठीक है। सो ये जो v1 है वो निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा a2 बाय a1 इंटू v2, ठीक है। तो ये v1 का वैल्यू निकल गया। अब निकला हुआ v1 का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 1 पुट करो, ठीक है। इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या हो जाएगा? P0 इज इक्वल टू P0 प्लस 1/2 रो, ठीक है। v1 का वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे? वैल्यू ऑफ v1 इज रिप्लेस a2 बाय a1 इंटू v2, मतलब क्या होगा? a2 बाय a1 इंटू v2। क्या किया मैंने? v1 का वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा? a2 बाय a1 इंटू v2, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। रो GH, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? P0 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर, ओके। अब देखिए दोनों साइड P0 है, मैं निकाल देता हूं, कोई जरूरत नहीं है इनकी हमें, ठीक है। निकाल दिया आपने इसको। अब बचा क्या? खाली बचा इतना ही इक्वेशन, ठीक है। 1/2 रो v2 a2 बाय a1 स्क्वायर इंटू v2 प्लस रो GH 1/2 रो v2 स्क्वायर, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो है मुझे 1/2 रो इधर दिख रहा है और 1/2 रो इधर भी दिख रहा है, लेकिन ये वाले टर्म में 1/2 नहीं है, तो 1/2 को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि यहां से भी कॉमन निकले, इन दोनों टर्म से भी, और इधर से भी कैंसिल हो जाए, इधर से भी निकल के कैंसिल हो जाए। तो कैसे करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म को बाय 2 से, समझ आ रहा है? बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो किस तरीके से होगा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, देखेंगे अच्छे से, ठीक है। सो देखो किस तरीके से मैं इसे आगे बढ़ाता हूं इस इक्वेशन को। मुझे v2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, सो मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन व्हाट टर्म? ओनली फॉर दिस टर्म, ठीक है। इस टर्म के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? 1/2 रो, यहां होगा a2 बाय a1 का स्क्वायर बराबर है। अब ये है v2 स्क्वायर प्लस, मैंने क्या बोला? रो GH को एक तो मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और और डिवाइड भी कर दो 2 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो गेट कैंसिल, वैसा का वैसा ही बचेगा। सो यहां बचा रो GH, ठीक है, ये हो गया रो GH, और इधर क्या है? 1/2 रो v2 स्क्वायर बराबर है। अब देखिए यहां पे भी 1/2 है, आपको दिख रहा है, यहां पे भी 1/2 रो है, यहां पे भी 1/2 रो है, यहां पे भी 1/2 रो है। तो पहले तो ये वाले टर्म में से निकाल लो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहां से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा? दैट इज यहां बचेगा आपका 1/2 रो, ठीक है, कॉमन हो गया, इन दोनों टर्म से कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा भाई? a2 बाय a1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां से 1/2 रो गया, यहां से भी 1/2 रो गया, ठीक है, बीच में प्लस है, तो यहां बचा 2gh, ठीक है, इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर, सही है। अब क्या करते हैं हम लोग? इधर से 1/2, इधर से 1/2, गेट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? खाली हमारे पास बचा है खाली a2 बाय a1 का होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर प्लस 2gh इंटू v2 स्क्वायर, सही है, यही बचा है अपने पास। अब क्या करते हैं हम लोग? हमें काय का वैल्यू निकालना है? v2 का, तो v2 को एक साइड ले लो, ठीक है। सो मैं इधर 2gh इज इक्वल टू ही रखूंगा, इसको ही रखूंगा, ये वाला जो पूरा टर्म है उसको उधर लेके चले जाओ, तो ये इधर जो है ऑलरेडी v2 स्क्वायर है, ये वाला पूरा टर्म उधर गया तो माइनस हो जाएगा, दैट इज a2 बाय a1 का होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर।
अब अगर आप राइट हैंड साइड देखते हो तो यहाँ पे भी V2 है, ठीक है, यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पे भी V2 है, तो V2 कॉमन कर लो, ठीक है। सो 2GH इज इक्वल टू, आपने क्या किया, V2 कॉमन निकालना है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से V2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा A2 बाय A1 का होल स्क्वायर इनटू V2 स्क्वायर गेट कॉमन, ठीक है। अब मुझे बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ A2 बाय A1। मैंने पहले ही बताया A2 का वैल्यू बहुत छोटा है, ठीक है। A2 का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ A2, ठीक है, द वैल्यू ऑफ A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1, बहुत छोटा है। सो अब जब कभी भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू नियरली 0 आ जाता है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको चीज समझ आ रही है, ठीक है। मतलब अगर आपका न्यूमरेटर बहुत छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपका वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है। इसलिए ये वाली जो टर्म है, कौन सी वाली, A2 बाय A1 का होल स्क्वायर, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाता। मतलब ऑलरेडी A2 बाय A1 का वैल्यू छोटा आएगा, क्योंकि A2 बहुत छोटा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है। न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू बहुत छोटा आने वाला है, और उसका भी अगर स्क्वायर करोगे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर और 0 आएगा, मतलब 0 के आसपास आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 0 के आसपास आ जाएगा। तो ये टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या भाई, 1 माइनस 0 इज 1, तो क्या बचा आपका 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। सो V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ई फ्लक्स। ई फ्लक्स के लिए ये इक्वेशन होता है। तो पहला एप्लीकेशन आपको समझ गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं रुक रहा हूं, इसको नोट डाउन एक बार अपने बुक में कर लीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, तो गाइज आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इसका पहला एप्लीकेशन समझ गया, दैट इज स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, और आपने नोट भी कर लिया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका वेंचुरी ट्यूब है, ठीक है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज वेंचुरी ट्यूब। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जितना आपके सिलेबस के अंदर है उतना ही मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए वेंचुरी ट्यूब क्या होता है। वेंचुरी ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जो किसी भी ट्यूब के अंदर से अगर फ्लूइड अगर फ्लो होता है और उसका अगर वेलोसिटी अगर हमें पता करना है, तो हमें इस ट्यूब का यूज करके हम लोग उसका वेलोसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। सो एक ट्यूब है, उसके अंदर के फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी आपको पता करना है। तो मैं एक ट्यूब लेता हूँ, ठीक है, मैं एक ट्यूब ले लेता हूँ। अब ट्यूब में भी आपको क्या करना है, एक तरफ ब्रॉडर रखना है, एक तरफ नैरो कर देना है, ठीक है। सो मैं एक तरफ बॉर्डर रखता हूँ, बड़ा ट्यूब रखता हूँ, और दूसरी तरफ क्या कर देता हूँ, उसको नैरो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने उसको क्या कर दिया, नैरो कर दिया, ठीक है, नैरो कर दिया, सही है। सो मान के चलते यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, सपोज ये 1 पॉइंट है, और यहाँ पे जो एरिया है, मान के चलते ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एरिया छोटा है, ठीक है। सो यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया है, छोटा हो गया है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी जाएगी, फ्लूइड की बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 ओपनिंग देने, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एक 2 ओपनिंग देने। अब ये ओपनिंग क्यों देने, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे एक आपको ऐसी ट्यूब लगानी है, ठीक है, ऐसी ट्यूब लगानी है। इसको एक्चुअल जो है वो मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ पे एक ऐसी ट्यूब लगानी है। अब ये ट्यूब इसलिए लगानी है क्योंकि आपको हाइट पता करनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ती है, h इतनी हाइट यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है। मतलब कितना लिक्विड का हाइट है इस पाइप के अंदर, कितना यहाँ से डेटम लाइन से जो पानी है वो अपवर्ड साइड में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा एम क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा क्या, हाँ जरूर बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब मान के चलते यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, ठीक है। यहां तक समझ आ गए। सो अपने को यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी का डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी मान के चलते यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। ऑफ कोर्स V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि आपको ये चीज तो पता है बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो V2 का वैल्यू अगर एरिया छोटा हो जाता है, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर आपका एरिया छोटा हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सो हमें यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि ये जो थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है, बर्नौलीज थ्योरम है। तो आपको बर्नौलीज थ्योरम का यहाँ पे वेंचुरीमीटर के अंदर
पता लगाना पड़ेगा। और कौन सी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, v2 वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है वेंचुरी ट्यूब की, ठीक है। सो अब यहां से सपोज टू बी कुछ ऐसा फ्लूइड जा रहा होगा, मान के चलते कुछ इस तरीके से फ्लूइड जा रहा है, सही है, कुछ इस तरीके से फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे जाती ही उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाय बर्नौलीज थ्योरम। आप बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए बर्नौलीज थ्योरम में यहाँ पे कौन सा होता है, दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस 1/2 रो, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, v1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या लेनी पड़ती है, हाइट लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो इसका जो लेवल है वो सेम है, डेटम लाइन से सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि इधर भी हाइट उतना ही है और वो साइड भी हाइट उतना ही है, क्योंकि यहाँ पे h1 = h2 है, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। तो ये इक्वेशन हो गया P1 + 1/2 रो v1 स्क्वायर। अब दूसरे साइड प्रेशर कितना है, P2, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, रो v2 स्क्वायर, सही है। अब मैं P1 - P2 का वैल्यू निकाल दूंगा, तो P1 इधर ही रखते हैं, ये P2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, P1 - P2 = ठीक है, यहाँ पे 1/2 रो v2 स्क्वायर ये साइड है, और ये 1/2 रो उधर चला जाएगा, दैट इज 1/2 रो v1 स्क्वायर, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही है। सो P1 - P2 का वैल्यू, यहां से 1/2 रो कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, सही है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो P1 - P2 है, क्या मैं इसका वैल्यू कुछ और रिप्लेस कर सकता हूं क्या, हाँ जरूर कर सकता हूं। कैसे, देखिए ये जो P1 - P2 है, इसका वैल्यू क्या मैं और रिप्लेस कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे, देखिए P का आंसर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, pressure is defined as, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो पहले, ये सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स = क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, रिप्लेस कर दो भाई, P = m × g डिवाइडेड बाय a, बराबर है। अब मुझे बताइए ये m का मतलब क्या होता है, क्या इसके जगह हम लोग यहाँ पे जो लिक्विड है इसका डेंसिटी रो ले सकते हैं, हमेशा जहां जहां मास दिखे, मैंने बर्नौलीज में भी बताया, जहां जहां मास दिखे वहां डेंसिटी लगाने का। सो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, सो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रिप्लेस कर दो भाई। सो P क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये देखो m के जगह क्या रिप्लेस किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इंटू क्या है, g, बराबर है, एरिया तो एरिया है, ठीक है। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू क्या लिख सकते हैं, हाइट, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या रहता है, व्हाट इज, देखो ये रफ में लिखना, ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, लेकिन यहां पे क्या लेना, एरिया इंटू हाइट लेना, ठीक है। अब हाइट कितनी है भाई, हाइट कितनी है, एरिया इंटू हाइट, h लेंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम हो गया, इंटू क्या रहेगी, ग्रेविटी, देखो रो वॉल्यूम के जगह क्या लिखे, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ के जगह हाइट आ गया, g एज इट इज डिवाइडेड बाय एरिया। सो एरिया गेट कैंसिल, सो P क्या हो जाएगा, रो जी एच। क्या मैं इसी फार्मूले को इस फार्मूले में लिख सकता हूं P1 - P2 के टर्म्स में, कैसे लिखूंगा, देखिए P1 - P2 इसका डिफरेंस कितना रहेगा, दैट इज इसके बराबर रो जी एच, सही है। सो ये जो निकला हुआ वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 जो है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब P1 - P2 के जगह रो जी एच रिप्लेस कर दो, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, मतलब P1 - P2 का वैल्यू रो जी एच पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, रो जी एच क्या हो जाएगा, 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को इसका आंसर पता करना था, ठीक है। सो मुझे बताइए इसका अगर आंसर पता करना है तो इन सबको इधर लेके आ जाइए, ये रो गेट कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा तो 2gh दैट इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, बराबर है। सो ये हो गया आपका फार्मूला, दैट इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू
2gh, मतलब यहाँ पे आप चाहे कौन सी भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपको अगर कोई एक वेलोसिटी पता है, v1 पता है तो v2 निकाल सकते हैं, v2 पता है तो v1 निकाल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेंचुरी ट्यूब। समझ में आ गया? तो ये इसका भी एक काम दीजिए, मैं जो वीडियो है उसको पॉज कर लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए आपके बुक के अंदर, ठीक है? दैट इज वेंचुरी ट्यूब। हाँ तो गाइज आपने जो दो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, उसमें से पहला था दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स और दूसरा था वेंचुरी ट्यूब। ये दोनों एप्लीकेशन आपको समझ गए। अब इसके बाद जो तीन एप्लीकेशन है हम वन बाय वन कंटिन्यूस में अभी समझ लेंगे। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत इजीली मैं समझा दूंगा, आपको समझ भी जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से मैं इसे समझा देता हूँ, ठीक है? बहुत इजी है। जैसे पहला वाला जो एप्लीकेशन है दैट इज थर्ड वाला है अपने लिए, लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है वो लिफ्ट अप क्यों होता है, ठीक है? आपने देखा होगा एरोप्लेन ऐसे जाता, ठीक है? तो जब वो उड़ता है तो अप जाता है, ठीक है? और जब लैंड होता है तो डाउन जाता है। तो अप क्यों जाता है? ऐसा चलते चलते वो अप क्यों चला जाता, क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है? सो ये सपोज टू बी एरोप्लेन है, तो इसको विंग्स कहते हैं, इसको विंग्स कहते हैं। ये जो विंग्स होती है ये एरोडायनामिक शेप की होती है। एरो एरो एरोडायनामिक। अब बात आती है एरोडायनामिक मतलब क्या? सामने की तरफ, ठीक है, बड़ा पोर्शन दिखेगा और जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगे छोटा 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 मतलब नैरो होते जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है? एरोडायनामिक्स शेप से फायदा क्या होता है? जो विंड जब इसको लग रही है, देखो विंड ऐसी आ रही है तो यहां से जब इधर जा रही है तो विंड का स्पीड जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। इधर जाने के बाद विंड का स्पीड जो है, नैरो जेट की तरफ जाने के बाद विंड का स्पीड जो है वो अपने आप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ पे विंड का स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। अब नीचे से भी ऐसी विंड जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही? जा रही है। नीचे से भी विंड ऐसी जा रही है, ठीक है? तो एरोडायनामिक शेप होने के कारण एरोप्लेन का एरोडायनामिक शेप होता है। आजकल गाड़ियां भी एरोडायनामिक शेप की आने लग गई है, आप ऑब्जर्व करो। उसके कारण क्या होता है? हवा जो है वो बहुत फास्टर तरीके से मूव कर जाती है तो आपको रेजिस्टेंस कम मिलता है, तो गाड़ी आपकी स्पीडली भाग सकती है। तो ये एरोडायनामिक शेप ही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एयर जो है इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया? वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ गया। विंड का वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है? और आपको पता है वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गया, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, ठीक है? और आपको पता है वेलोसिटी और प्रेशर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। प्रेशर इज लो, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर लो हो गया तो यहाँ का जो डाउनवर्ड साइड का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है, ठीक है? हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है? सो प्रेशर डिफरेंस के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा? लिफ्ट लगेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया? प्रेशर डिफरेंस आया, ठीक है? हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर इस पे क्या एक्ट करेगा? अप एक्ट करेगा, लिफ्ट अप एक्ट करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक लिफ्ट। ये वर्ड याद रखना, ठीक है? क्या बोला मैंने? डायनामिक लिफ्ट। और प्रेशर डिफरेंस के कारण इसको अपर साइड में क्या मिलेगी? लिफ्ट मिलेगी। और अपर साइड में अगर लिफ्ट मिलेगी तो ये एरोप्लेन क्या हो जाएगा? लिफ्ट अप हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है? आपको सिंपल कॉन्सेप्ट इन तीनों में भी याद रखना है। याद क्या रखना है आपको? जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर बढ़ जाता, सॉरी, जहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी वहां पे प्रेशर कम हो जाता। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया तो इसको लिफ्ट अप मिलेगा, ठीक है? ये चीज समझ गई तुमको, लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। अब मैं तुम्हें समझा तो एटोमाइजर एक क्या है? सिंपल चीज है जो जहां पे आपने अगर कहीं स्प्रेइंग मशीन देखी है क्या? या स्प्रेइंग मशीन समझ लो, या फिर जो पेस्टिसाइडर जो स्प्रे करते हैं जो खेत में, वो कुछ इसी को हम लोग एटोमाइजर कहते हैं, ठीक है? वो वहां पे क्या होता है ना, एयर को जो है वो लिक्विड के साथ मिक्स करके भेजा जाता है, तो उसका जो एटोमाइजेशन हो जाता है, ठीक है? उसका डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? किस तरीके से होता है वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? सपोज मान के चलते ये वाला आपका एक पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन एंड दिस इज व्हाट अ सिलेंडर, ठीक है?
अब ये एक प्रकार की टैंक है, टैंक के अंदर आपने क्या भर के रखा हुआ है, फ्लूइड भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये पिस्टन को आपने दबाया, ठीक है, पिस्टन को आपने पहले इधर खींचा और बाद में दबाया, तो यहाँ पे एयर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एयर का वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया वेलोसिटी अगर बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और इस टैंक के अंदर हाई प्रेशर है, इस टैंक के अंदर क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, क्यों, क्योंकि आपने यहां से एयर को पुश किया, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई, एयर की वेलोसिटी बढ़ गई, तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ। और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो ये लिक्विड किसके तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा कुछ इस तरीके से, और इसके फवारे यहां से फिर निकलते हैं कुछ इस तरीके से, यहां से क्या निकलते हैं, उसके फवारे निकलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एन वर्किंग ऑफ एन एटमोमाइजर। अब बात आती है ये कहां पे होता है, आपके कार्बोरेटर के अंदर होता है, आपका जो इंजन है, इंजन का जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर, ठीक है, मैकेनिकल पार्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पेट्रोल एयर का मिक्सचर जहां से निकलता है दैट इज कॉल्ड कार्बोरेटर, वहां पे होता है। पेंट का आपका जो स्प्रेयर आता है, पेंट स्प्रेयर वहां होता है, पेस्टिसाइडर जो है वहां पे होता है। तो इस तरीके का ये एटमोमाइजर है, ठीक है। सो सेकंड पार्ट समझ आ गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्म विंड, ठीक है, ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्म विंड। आपने स्टॉर्म तो सुना होगा, तूफान, ठीक है। सो होता क्या है, आपका जो रूफ है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। आपने कभी सुना होगा तूफान आने के कारण किसी घर के छत उड़ गए, क्यों उड़ गए, क्या रीजन है, उसके पीछे फिजिक्स ये रीजन है, ठीक है। सो देखो फिजिक्स जो है ना वो फिल करके पढ़ो, ये सब्जेक्ट से मैं सच्ची बता रहा हूं, आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सिंपल सी चीजें है, समझने वाली चीजें, कैसे देखिए, ठीक है। सो स्टॉर्मी एयर, तो स्टॉर्मी विंड है, तो यहां पे मुझे बताइए विंड का वेलोसिटी यहां पे बढ़ गया भी, विंड का वेलोसिटी इधर से क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गया आपके। विंड स्टॉर्मी विंड है, बहुत तूफान चल रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी एयर की, विंड की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, आपके घर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर हाई हो जाता, हाई प्रेशर हो गया, ठीक है, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा ना, तो ऐसे ऊपर की तरफ क्या होता है, रूफ को पुश मिलता है, और इसके कारण आपके घर का छत भी क्या हो सकता है, उड़ सकता है। समझ में आ गया। तो ये तीनों जो एप्लीकेशन है उसमें एक ही चीज कॉमन है। कॉमन चीज क्या है भाई, स्पीड ऑफ एयर बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, तो प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो गया तो हाई प्रेशर उसको ऊपर की तरफ पुश कर देगा। सिंपल चीजें हैं यहाँ पे तीनों इसमें, समझ गया। सो ये जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इसके पांचों एप्लीकेशन मैंने बता दिए। पहला आपको बता दिया स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वेंचुरी ट्यूब, तीसरा आपका एरोप्लेन, चौथा आपका एटमोमाइजर, पांचवा आपका रूफ, ठीक है, रूफ दैट इज ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्मी एयर, ठीक है, स्टॉर्मी विंड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें खाली एप्लीकेशन के बेसिस पे 2 से 3 न्यूमेरिकल है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरी मेहनत के लिए इसको शेयर कर दीजिए। और जो भी नए व्यूअर्स है, अगर किसी ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।